जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम में। दोस्तों, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि यूनिट नंबर 1 BHIC 132 का आज हम अध्ययन करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हम पढ़ेंगे दोस्तों, गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त साम्राज्य। प्राचीन भारत का ये टॉपिक है। लगभग 300 ईस्वी से हम इसका अध्ययन करते हैं। और इसके बारे में जो बेसिक बेसिक जानकारी है दोस्तों, मैं पहले आपको दे देना चाहता हूँ कि इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है। या हम प्रस्तावना हम देखते हैं, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस अपने एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आप अपना जो सिलेबस में आपका जो दिया गया है ये तो है ही। इसके बाद आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, या आप नेट वगैरह देना चाहोगे, या किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दोस्तों देना चाहोगे, ये वीडियो आपके लिए, मतलब आप सभी के लिए सफिशिएंट रहेगी उस टॉपिक के लिए। तो गुप्तों के बारे में यूनिट नंबर 1 आपके कोड की है, आज इसमें अध्ययन करेंगे। पढ़ना क्या है गुप्तों के बारे में, क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है गुप्तों के बारे में, गुप्त डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले तो यही चीज जाननी हमें पड़ेगी कि भाई गुप्त जो वंश है ये कब स्थापित हुआ, इसका टाइम पीरियड क्या था, जब ये स्थापित हुआ, इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, किन किन स्रोतों से, इतिहास के जो स्रोत है वहां से हमें जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य के बारे में। या गुप्त साम्राज्य को किस इतिहासकार ने किस जाति का बताया है कि ये शूद्र थे, ये मराठे, ये जाट थे, ये ब्राह्मण थे, या वैश्य थे, क्या बताया है इनके बारे में देखें किसने क्या बताया। ठीक है भाई। और फिर जानेंगे इससे संबंधित इनका एक मुख्य जो संवत है, संवत के बारे में जानेंगे कि कैसे संवत चला, किसके काल में चला, और कैसे कैसे इसका निर्धारण होता है, काल निर्धारण। और मुख्य शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त जिसको हम प्रक्रमांक भी बोलते हैं, और समुद्रगुप्त के बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ये इंपॉर्टेंट जो शासक है गुप्त डायनेस्टी के अंदर, ये दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। और इनके अंदर भी विशेष तौर पे दोस्तों हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि जो इनमें पढ़ने लायक चीज है, हर शासक के अंदर आप ये चीज देखनी पड़ेगी, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय हो, चाहे कुमारगुप्त हो या स्कंदगुप्त हो। इनके सिक्के जो हमें जानकारी देते हैं, कि इनके सिक्के जो हमें जानकारी देते हैं, इनके अश्वमेध यज्ञ करने की, इनके युद्ध करने की, इनके धार्मिक जो यज्ञ करने की है ना, जो हमें जानकारी देते हैं इनके सिक्के, सिक्कों का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इनके हम अभिलेख देखेंगे, जहां से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अभिलेख से तो हम इतिहास की जानकारी कैसे बताएंगे, अभिलेख से। तो इनके सभी के अभिलेख मिले हुए हैं। समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति देखेंगे कि समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति कैसी थी, उत्तरवर्ती नीति कैसी थी, आर्यवर्त नीति कैसी थी, पश्चिम नीति कैसी थी, सीमांत राज्यों के साथ समुद्रगुप्त की नीति कैसी थी। इनके वैवाहिक संबंध देखेंगे कि इन्होंने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किस वंश के साथ क्या वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए। नागवंश के साथ किसने संबंध स्थापित किए, वाकाटक वंश के साथ किसने संबंध स्थापित किए, या कुबेर नाग, मतलब इसकी ये इधर वाकाटक, नागवंश, और आपका तीसरा एक वंश है जो दक्षिण भारत के अंदर इन्होंने कैसे कैसे अपने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों बेसिक से, जानेंगे कि भाई समझिए ये जो अपना गुप्त डायनेस्टी है इसका काल कितना है, काल निर्धारण हम देखते हैं दोस्तों। जब हम काल निर्धारण जान जाते हैं तो एक इमेज अपने दिमाग में बढ़ जाती है। आपने प्राचीन भारत में इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में आपने देखे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे अपने सिलेबस में, तो हम काल निर्धारण हम जो देखते हैं कि भाई जो अपना इतिहास, हम इतिहास को अगर देखें मुख्यतः नवपाषाण के बाद यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता का काल हम मानते हैं विशेष तौर पे 2600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। विभिन्न विचारकों का विभिन्न मत है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल है, लेकिन विशेष तौर पे ज्यादातर विद्वान यही तक सीमित है कि भाई इनका काल ये था। और 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था इसको हम ऋग्वेदिक काल बोलते हैं, या वैदिक पीरियड इसको हम बोलते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है इसको हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। इन दोनों के काल विभाजन का जो मुख्य हम निर्धारण हम करते हैं वो लोहे की प्रयोग की जानकारी से हम करते हैं, क्योंकि यहाँ से लोहे की जानकारी हमें दोस्तों मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है।
अब दूसरी जो नगरीकरण या द्वितीय नगरीकरण हम बोलते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ये हम देखेंगे जहाँ पे हम महाजनपद हम पढ़ेंगे। महाजनपद आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हम ये कुछ धार्मिक जो हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म में बहुत सारी विसंगतियां उस समय में आ गई थी, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म अपने स्थापित हुए थे। और इसके बाद इन जो महाजनपदों के अंदर 16 महाजनपद थे। महाजनपद में जो मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली था। उसके कुछ कारण थे कि प्राकृतिक कारण थे, उसकी चारों तरफ नदियां थी, पहाड़ थे, है ना, प्राकृतिक उसको मिली हुई थी सुरक्षा। ठीक है, मगध में ही हम देखेंगे मौर्य वंश, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर। और मौर्योत्तर का जो मौर्योत्तर का जो टाइम पीरियड रहता है वो दोस्तों, वो लगभग तीसरी सदी तक रहता है। और तीसरी सदी में कौन आ जाता है? गुप्त डायनेस्टी आ जाती है। वैसे तो बोला जाता है कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था, या फिर घटोत्कच भी बोलते हैं इसके बाद। लेकिन अगर बात आए वास्तविक संस्थापक, अगर बात आए वास्तविक संस्थापक की, तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था दोस्तों, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। यही चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने गुप्त संवत का निर्धारण किया था। देखो, संवत हम देखते हैं, हम विक्रम संवत जानते हैं, हम मालव संवत, शक संवत जानते हैं, हम गुप्त संवत जानते हैं। इनकी जानकारी आपने होनी चाहिए। भाई, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में, कनिष्क के समय में। इसके समय में, कनिष्क के समय में। गुप्त संवत 319, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय में गुप्त डायनेस्टी की स्टार्टिंग यहाँ पे दोस्तों मानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम ये पहला शासक था गुप्त साम्राज्य के अंदर जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये टाइटल था महाराजाधिराज का। महाराजाधिराज की एक टाइटल इसने धारण किया था। और इसने लिच्छवी वंश की कन्या के साथ शादी की थी। यही कारण था कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्वैत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है समुद्रगुप्त को? लिच्छवी द्वैत समुद्रगुप्त को हम बोलते हैं। तो इसने वैशाली, प्रयाग, मगध, इन पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब ये गुप्त साम्राज्य जब हम पढ़ रहे हैं तो आप एक बार इसको हम बोलते हैं भारत का स्वर्ण युग। क्या बोलते हैं? भारत का स्वर्ण युग, यानी क्लासिकल एज। इसको हम बोलते हैं क्लासिकल एज। तो किस लेखक ने इसको क्या क्या बोला है, आप एक बार देख लीजिए कि भारत का स्वर्ण युग किसने बोला है गुप्त साम्राज्य को? तो ये बोला है के.एम. मुंशी ने। क्या वो किसने बोला है दोस्तों? के.एम. मुंशी ने गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग बोला है। अच्छा, भारत का पैराक्लीन युग किसने बोला है? इसको भारत का पैराक्लीन युग किसने बोला है भाई, आप बताइए। पैराक्लीन युग किसने बोला है? वारनेट ने। किसने बोला है? वारनेट ने गुप्त साम्राज्य को भारत का पैराक्लीन युग बोला है। और इसको गुप्त वाटक युग की जो संज्ञा दी गई थी वो रमेश चंद्र मजूमदार और आपका जो दूसरे थे ये अल्तेकर साहब, रमेश चंद्र मजूमदार और अल्तेकर साहब ने इसको गुप्त वाकाटक युग की संज्ञा दी थी। अगर आपसे पूछे कि भाई इसको गुप्त साम्राज्य को परिवर्तनों की दहलीज या थ्रेशोल्ड टाइम की जो टाइटल दिया था वो किसने दिया था? रोमिला थापर ने, जो बहुत बड़ी इतिहासकार रही है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण युग किसने बोला? के.एम. मुंशी ने। पैराक्लीन युग किसने बोला? आपका पैराक्लीन युग बोला वार्नेट ने। और आपको बोला जाए गुप्त वाकाटक युग तो अल्तेकर साहब ने और मजूमदार साहब ने। और इसको थ्रेशोल्ड टाइम या परिवर्तनों की दहलीज जो बोला वो बोला आपका रोमिला थापर ने। अब इनके गुप्त साम्राज्य के जो शासकों के बारे में विभिन्न मत है कि इनकी जाति क्या थी। जाति को लेकर विभिन्न मत है। कई सारे मानते थे कि क्षत्रिय थे, कई सारे लोग मानते थे कि ये क्षत्रिय थे। कौन लोग मानते थे क्षत्रिय थे? आर.सी. मजूमदार, यानी कि रमेश चंद्र मजूमदार और गौरी शंकर ओझा गुप्तों को क्षत्रिय मानते थे। तो फिर क्षत्रिय मानते तो शूद्र, ये जाट कौन मानते थे? शूद्र जाट। तो जायसवाल साहब क्या कौन मानते थे? के.पी. जायसवाल, जिसकी रचना का नाम हिंदू पॉलिटी है। के.पी. जायसवाल साहब इनको क्या मानते थे? शूद्र जाट मानते थे। तो वही इनको ब्राह्मण कौन मानते थे? ब्राह्मण कौन मानते थे? हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा। हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण से कहा कि ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। तो वैश्य देखो सारे मान लिए, वैश्य भी मान लिए, शूद्र भी मान लिए, जाट भी मान लिए और ब्राह्मण भी मान लिए, क्षत्रिय भी मान लिए। रोमिला थापर ने, रामशरण शर्मा ने इनको क्या बोला है? इनको बोला है दोस्तों वैश्य वंश इनकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है भाई।
तो हम यहाँ पर अगर आप यहाँ तक इसको देख लोगे तो ये आपकी काम बात बढ़ जाएगी कि इसको किसने क्या बोला है और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। हम चंद्रगुप्त प्रथम हमने देखा कि महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की, कुमार देव इससे शादी की, जो लिच्छवी वंश की थी। इस जब लिच्छवी वंश की थी तो इसके जो पुत्र थे समुद्रगुप्त, जिसका जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। अच्छा, ये प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति मिलती है समुद्रगुप्त की जानकारी। अब हम मुगल काल में देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति को जो कि कहां थी प्रयाग प्रशस्ति, बताइए भाई, इलाहाबाद के अंदर या कौशाम्बी के अंदर है? इसको कौशाम्बी के अंदर कौन लेके आया था? ये लेके आया था कौशाम्बी से इलाहाबाद में अकबर के समय में जहांगीर, अकबर के समय में इसको जहांगीर लेके आया था। और इसको भारत के समय का, इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। किसको भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और इसने बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम उपाधि धारण की थी, जो लगती भी है कि भाई हाँ ये शासक इतना इंपॉर्टेंट था। जैसे कि धर्म प्राचीर बंद, धर्म प्राचीर बंद किसकी टाइटल थी? समुद्रगुप्त की। धरणी बंद यानी पूरी पृथ्वी को जीतने वाला, किसका टाइटल था? समुद्रगुप्त की। पृथ्व्याम प्रतिरथ, पृथ्व्याम प्रतिरथ, जिसका कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी ना हो, ये उपाधि किसने धारण की थी? ये उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। कवियों का सम्राट या किसको बोला जाता है? कविराज, कविराज भी समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? और प्रयाग प्रशस्ति क्या है? मतलब ये है ना, ये प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कौशाम्बी में, प्रयाग प्रशस्ति जो हम देखते हैं यह मूलतः कहाँ पे थी? कौशाम्बी में थी। जहांगीर ने इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। जहांगीर ने इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। आपसे पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर कितनी लाइनें हैं, कितनी पंक्तियां हैं? तो 33 लाइनें। कितनी? 33 लाइनें। ये किस भाषा में लिखी गई है? जो इसकी भाषा है वो है दोस्तों संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। और शैली जो है इसकी चंपू शैली है। लिपि क्या है? देखो लिपि कई सारी होती थी उस समय, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, आरमाइक, यूनानी। ब्राह्मी, ख्रोष्टी, आरमाइक, यूनानी। तो इसकी लिपि क्या थी? इसकी लिपि थी ब्राह्मी दोस्तों। क्या थी? ब्राह्मी थी। तो प्रयाग प्रशस्ति को किस अधिकारी ने लिपिबद्ध करा था, लिखवाया था? तो लिखवाया था हरिसेन ने। किसने भाई? हरिसेन ने। निर्गत किसने कराया था? जारी किसने कराया था? वो कराया दोस्तों तिलक भट्ट ने। किसने? तिलक भट्ट ने। इसको समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का दर्पण की संज्ञा दी जाती है। प्रयाग प्रशस्ति को सारी जानकारी हमें मुख्यतः जो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से ही मिल जाती है। अन्य अभिलेख भी है, समुद्रगुप्त के अन्य अभिलेख भी है, लेकिन मुख्य जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें यहाँ से मिलती है। ये बस एक जानकारी नहीं देता, ये जानकारी ये नहीं देता कि इसने, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया है। मतलब इसके अंदर ये जानकारी दोस्तों यहाँ पे नहीं मिलती है। अब आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से प्रयाग प्रशस्ति से पूछा जा सकता है? क्या गंगा अवतरण का उल्लेख, क्या गंगा अवतरण का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हुआ? हाँ, गंगा अवतरण का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हुआ। और पाटलिपुत्र को क्या बोला गया है? पुष्प नगर यहाँ पे बोला गया है। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन इसके 7वें लाइन में मिलता है प्रशस्ति की। अब आप विशेष तौर पे जो देखोगे दोस्तों वो हम देखने वाले समुद्रगुप्त की विजय देखते हैं। समुद्रगुप्त की विजय को बर्टनस्टाइन ने बहुत ही निम्न स्तर पर दिखाने की कोशिश की है। बर्टनस्टाइन ने कहा है इसके जो युद्धों की जो तुलना की है वो मवेशियों के युद्धों से की है, मवेशियों के युद्धों से की है। समुद्रगुप्त के जो युद्धों की तुलना किसने? बर्टनस्टाइन ने। लेकिन ऐसा नहीं था, इसने दक्षिण भारत के राजाओं को भी हराया, आर्यवर्त के राजाओं को भी हराया, इसने सीमांती जो राजा थे उनको भी हराया, और जो विदेशी जो राजा थे उनको भी इन्होंने पराजित किया। तो देखते हैं जो कि इसकी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर 13वीं और 14वीं पंक्ति में जो जानकारी मिलती है आर्यवर्त के प्रथम युद्ध की जानकारी मिलती है। और हमें यहाँ से जो जानकारी मिलेगी इसमें इन्होंने 3 शासकों को पराजित किया। कौन कौन से 3 शासक थे? अच्युत, नागसेन और कोतलतुज। अच्युत, नागसेन और कोतलतुज, इन 3 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति के 13वीं और 14वीं पंक्ति में हमें मिलती है। ये आर्यवर्त का प्रथम युद्ध था। और आर्यवर्त का दक्षिण जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो दक्षिण भारत में आज इसने विजय अभियान अपना चलाया था, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है
पंक्ति नंबर 19 और पंक्ति नंबर 20 से। पंक्ति नंबर 19 और पंक्ति नंबर 20 से दोस्तों, ये अगर आप ये टॉपिक, ये मतलब ये वाला जो दक्षिण विजय का अभियान का जो क्रम है, ये अगर आप अपने एग्जाम में मेंशन कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इससे मिलने वाला है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के अंदर। और हमेशा मैं देखता हूँ, जहां तक मेरा अनुभव है नेट एग्जाम को लेकर, क्योंकि स्पेशली मैं नेट एग्जाम वाले स्टूडेंट्स जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, तो ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बढ़ता है दक्षिण अभियान से संबंधित। तो क्या थे दक्षिण अभियान में, कौन कौन से राजाओं को पराजित किया था, कितने राजा थे? 12 राजा थे। कितने राजा थे? 12 राजा थे। अब राजा थे मतलब जो राज्य थे, दक्षिण के जो राज्य थे उनके राजा कौन थे? पहले मैं 12 राज्य बता रहा हूँ आपको, फिर उनकी राजा बता रहा हूँ कि कहाँ के किस राज्य के कौन राजा यहाँ पे हुआ है। तो पहला क्रम से बताऊंगा। कोसल पहला राजा था। क्या था? कोसल पहला राजा था। महाकांतार दूसरा राजा था। कोराल, इनको आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए है ना। कोसल, महाकांतार, थर्ड पे था कोराल, फोर्थ पे था पीष्टपुर, फाइव पे था किट्टूर, कोट्टूर, और सिक्स पे था एरंडपल। सिक्स पे क्या था? एरंडपल। सेवंथ पे था कांची, एट्थ पे था अवमुक्त, 9 पे था वेंगी, 10 पे था पालक, 11 पे था देवराज, और 12 पे था कुस्थलपुर। कुस्थलपुर ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है दोस्तों, यूनिट नंबर 1 में देखना, आपको सिलेबस में मिलेंगे। कौशल, महाकांतार, कोरल, कौशल, महाकांतार, कोरल, पीष्टपुर, कोट्टूर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराज, कुस्थलपुर। अब इनके राजा, भाई कौशल का राजा कौन हुआ? कौशल का राजा कौन हुआ? कौशल के जो राजा थे वो थे महेंद्र। कौन थे? महेंद्र। नेक्स्ट जो राजा थे महाकांतार। महाकांतार के जो राजा थे वो थे व्याघ्रराज। कोराल, कोराल के जो राजा थे वो थे मंडराज। कौन थे कोराल के राजा? मंडराज। पीष्टपुर, पीष्टपुर के जो राजा थे वो थे महेंद्रगिरी। पीष्टपुर के राजा कौन थे भाई? महेंद्रगिरी। कोट्टूर के राजा जो थे स्वामी दत्त। कौन? स्वामी दत्त। और एरंडपल के जो राजा थे वो थे दमन। कांची के जो राजा थे वो थे भाई विष्णुगोप। कांची के विष्णुगोप, और अवमुक्त के आप कहते नीलराज। तो वेंगी के कौन थे? हस्तिवर्मा। पालक के उग्रसेन। देवदास के कुबेर। और कुस्तलपुर के कौन थे भाई राजा? वो थे आपके धनंजय। कौन थे भाई? धनंजय। कुस्तलपुर के राजा थे। ये समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति, दक्षिण विजय का अभियान था। अच्छा, इनकी सभी समुद्रगुप्त की जो विजय थी, जैसे कि भाई उत्तर भारत में या आर्यवर्त की जो विजय थी, वो कैसी नीति थी? उसकी जो नीति थी समुद्रगुप्त की, वो अलाउद्दीन खिलजी वाली थी कि उखाड़ फेंकना या विलय करना। उखाड़ फेंकना या विलय करना, ये समुद्रगुप्त की उत्तर भारत को लेकर नीति थी। दक्षिण भारत को लेकर क्या नीति थी समुद्रगुप्त की? भाई विलय नहीं करना, मात्र कृत बनाकर छोड़ देना। मात्र कृत बनाकर छोड़ देना। इसको विलय ये नहीं करता था दक्षिण भारत के राज्य को। मैंने देखा इन 12 राज्यों को जीता, लेकिन विलय नहीं किया। आठवीं राज्य, तो आठवीं राज्यों के प्रति क्या नीति थी? सेवक बना लेना। क्या नीति थी? सेवक बना लेना। जो प्रांतीय जो राज्य थे, प्रांत जो मतलब जो सीमावर्ती जो राज्य थे, उनके साथ जो नीति थी वो सीधे कर देने के लिए आते थे और आज्ञा का पालन अपना करते थे। कर देने के लिए आते थे, आज्ञा का पालन करते थे। और विदेशों के प्रति क्या नीति थी? उनसे वे अपना आत्मनिवेदन इनके साथ करते थे। अब यहाँ पे आपने विशेष तौर पे आपने ये क्या देखना है, इनकी जो विजय हुई है दक्षिण भारत, उत्तर भारत, ये आर्यवर्त है ना, ये विजय आपने देख लेने। समुद्रगुप्त ने कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलाए? सिक्कों के नाम आपको बस पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त के सिक्के कौन कौन से थे? तो धवलधारी प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए। धनुधारी प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए। परशुधारी प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए। अश्वमेध प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए। व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए। वीणा वादन प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए। तो 6 प्रकार के सिक्के हुए दोस्तों, धवलधारी, धनुर्धारी, परशुधारी, अश्वमेध, व्याघ्रहंता और वीणा वादन। ये 6 प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए थे। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका जो बेटा रामगुप्त गद्दी में बैठता है, लेकिन रामगुप्त जो था एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त क्या था? एक अयोग्य शासक था। और उसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उसको हुन शासकों ने अपने अधीन करने का निर्णय लिया और ये देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसका छोटा भाई जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जो अपने इतिहास के अंदर जाना जाता है, उसने एक महिला का वेश भर के अपने भाई को भी मारा और जो हुन शासक जो था उसको भी इन्होंने पराजित किया। अब इस घटना की जानकारी हमें कहां से मिलती है? वो मिलती है हमें दोस्तों विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक से।
विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त नाटक से, और रामचंद्र और गुणचंद्र के नाट्य दर्पण से, और बाण भट्ट के हर्षचरित से हमें इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। राजशेखर की काव्य मीमांसा से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, और भोज की श्रृंगार प्रकाश से भी जानकारी मिलती है। और एक जो मुस्लिम लेखक जो थे अबुल हसन की जो अरबी जो रचना थी मुजमुल उत मुजमल उतवारी, यहाँ से भी इसकी हमें जानकारी मिलती है कि रामगुप्त के साथ क्या घटना घटी थी और चंद्रगुप्त के साथ इसका क्या संबंध था, ये हम देखते हैं। इसके बाद जो योग्य जो शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, ये हम जानेंगे दोस्तों। सहसांक इसकी उपाधि थी, क्या थी? सहसांक इसकी उपाधि थी। सकारी इसको बोलते थे, यानी कि सको का शत्रु, सको का शत्रु। सको का शत्रु किसको बोलते थे भाई? ये बोलते थे हम चंद्रगुप्त द्वितीय को। देवराज, सांची लेख में इसको देवराज बोला गया। क्या बोला गया सांची लेख में? देवराज। देवगुप्त भी बोला गया है, देवगुप्त भी बोला गया है। प्रवरसेन के चमक लेख में इसको देवगुप्त बोला गया है। श्री विक्रम या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखो विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों कौन धारण करते थे? जो कि अपने विदेशी शासकों जो शत्रु होते थे उनको पराजित करते थे। भारत के अंदर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? वो था आपका दोस्तों हेमू। कौन? हेमू, जो कि जाति से एक बढ़िया था, जिसका उल्लेख हम पानीपत के द्वितीय युद्ध में देखते हैं, जिसको अकबर ने पराजित किया था। लेकिन एक योग्यशाली शासक था, योग्यशाली व्यक्ति था, जिसने मतलब बहुत सारी विजय उसने किया, विजय अभियान उन्होंने किया था। लेकिन बस बैरम खान के जो नेतृत्व में लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि धोखे से पराजित हुए थे, उसमें उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अंतिम विक्रमादित्य शासक थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। देखो हम देखते हैं कि भाई गुप्त जो साम्राज्य था, कोई ना कोई साम्राज्य किसी न किसी धर्म को मानते हैं, कोई ना कोई साम्राज्य किसी न किसी धर्म को मानते हैं। जैसे कि हम मौर्य काल देखते हैं, मौर्य काल में जो ज्यादातर जो शासक थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। अशोक हम देखेंगे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया अशोक ने, है ना। अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। हम आगे देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में सातवाहन शासकों ने हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। इधर आपके जो अन्य जो ये आए थे, विदेशी आए थे मौर्योत्तर काल में, जैसे कि यवन, शक, पहलव, कुषाण, इन्होंने भी अलग अलग धर्म को, जैसे कि किसी ने वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया, किसी ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया, किसी ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। तो गुप्त काल के अंदर जो है वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया गया। तो यही कारण था कि ज्यादातर शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। और गुप्त काल के अंदर से ही हम मंदिर स्थापत्य कला की शुरुआत भी देखते हैं कि मंदिर स्थापत्य कला का निर्माण हम कहाँ से जानेंगे? गुप्त काल के अंदर से हम देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर बनने शुरू हो गए। कानपुर के अंदर देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर मिलता है। वो बहुत सारे मंदिर यहाँ पे हम देखेंगे, विशेष तौर पे हम जानेंगे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की आपने उपाधि देखी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ अभिलेख भी देखते हैं, जहां से हमें जानकारी मिलती है। भाई मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का मिलता है। उदयगिरी गुहालेख, अभिलेखों से ही हमें शासकों की जानकारी मिलती है दोस्तों। उदयगिरी गुहालेख भी इसकी मिलते हैं। महरौली लोह स्तंभ की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। सांची लेख की जानकारी हमें दोस्तों इससे मिलती है। गढ़वाहा लेख की जानकारी हमें दोस्तों इससे मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो किन किन अभिलेखों से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है? गढ़वा लेख, सांची लेख, उदयगिरी लेख, अपना ये गढ़वा लेख, ठीक है, यहाँ से जानकारी मिलती है। अब वैवाहिक संबंध किस किस के साथ संबंध स्थापित किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने? नागवंश के साथ, नागवंश के साथ। नागवंश की रानी कुबेर नागा से शादी की चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है भाई। अब दूसरा नागवंश के बाद जो देखा था वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। अब नागवंश से जो पत्नी थी कुबेर नाग, उसकी बेटी जो थी प्रभावती गुप्ता, इसकी शादी जो की वो वाकाटक वंश के शासक के साथ की, क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित करना था इधर पश्चिम भारत के अंदर, शकों को पराजित करना था पश्चिम भारत के अंदर। और जो तीसरा जो वंश जो था वो था कदम्ब वंश। कौन सा वंश था? कदम्ब वंश। इनके साथ तालगुंड अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। अपने बेटे की शादी कदम्ब वंश के शासक की बेटी के साथ इन्होंने की थी भाई दोस्तों। यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय की।
हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंधित अभिलेख देखे, इनकी उपाधि देखी, इनके वैवाहिक संबंध देखे। अब इनके सिक्कों की जानकारी, कौन कौन से सिक्के इनके मिलते हैं, तो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के इनके मिलते हैं, सिंह नियंता प्रकार के सिक्के इनके मिलते हैं, और अश्वारोही प्रकार के सिक्के इनके मिलते हैं, छत्रधारी प्रकार के सिक्के इनके मिलते हैं, पर्यंक प्रकार के सिक्के इनके मिलते हैं, और धवसधारी प्रकार के सिक्के इनके मिलते हैं, चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के इनके मिलते हैं। किनके? ये सिक्के भी याद रखने हैं, यहीं से हमें इनकी जानकारी मिलती है दोस्तों, यहीं से हमें इनकी जानकारी मिलती है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जिस प्रकार से अकबर के समय में नवरत्न रहते थे, अकबर के समय में नवरत्न रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, इसके समय में कौन रहता था भाई? 9 नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नवरत्न रहते थे 9। ये 9 जो नवरत्न थे अलग अलग स्पेशलिस्ट थे किसी न किसी के। जैसे कि कालिदास सबसे प्रमुख था। कालिदास आप जानते हैं, जिसकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, महाकाव्य, है ना, कुमार संभवम, ये किसकी रचना है? कालिदास की। ये सबसे प्रमुख नवरत्न था। अब वेताल भट्ट जो थे एक जादूगर थे। क्या थे? एक जादूगर थे। कूटनीतिज्ञ कौन थे? कूटनीतिज्ञ जो थे वो थे घटकर पर। कौन थे भाई? घटकर पर, ये कूटनीतिज्ञ थे। वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे आपके शंकु। कौन थे भाई? वास्तुकार थे आपके शंकु। चिकित्सक कौन थे? चिकित्सक थे आपके धनवंतरी। कौन थे भाई? धनवंतरी चिकित्सक थे। और अमर सिंह क्या थे? ये एक लैक्सियोग्राफर थे, यानी कि कोशकार्य थे। और छपड़क क्या थे? ये थे ज्योतिषी से संबंधित। ये मैं आपको नवरत्न बता रहा हूं भाई, वर रुचि व्याकरण से संबंधित, वर रुचि व्याकरण से संबंधित। आपसे ज्योतिष भी पूछा जाए, आपसे वास्तुकार पूछा जाए, आपसे लेक्सिकोग्राफर पूछा जाए, आपसे व्याकरणिक जो लेखक पूछा जाए, तो आप इसको बता दोगे कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थी। और इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आता है, जो 399 ईस्वी में आता है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी नहीं देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी नहीं देता। भारत में स्थल मार्ग से आता है, लेकिन समुद्री मार्ग से ये वापस जाता है। और ये बौद्ध धर्म की खोज करने के लिए, मतलब बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में आता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका बेटा, योग्य बेटा 415 ईस्वी में गद्दी पे बैठ जाते हैं, जिसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। क्या नाम था दोस्तों? कुमारगुप्त प्रथम इसका नाम था। और 415 से लेके 455 ईस्वी तक ये गद्दी पे रहता है, यानी कि लगभग 40 साल तक इसने शासन किया। और ध्रुव देवी से उत्पन्न संतान थी ये, ध्रुव देवी, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी। ठीक है भाई। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? बिलसद स्तंभ लेख से। कहां से भाई? बिलसद स्तंभ लेख से। तो हम किसी शासक के बारे में जानते हैं तो शासक की उपाधि हम देखेंगे। इसकी उपाधि क्या क्या थी? महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य किसको बोला जाता था? कुमारगुप्त को बोला जाता था। परम देवत, परम भागवत, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के अंदर वैष्णव धर्म का बोलबाला था और वैष्णव धर्म को मानने वाले ये लोग थे। तो परम देवत, परम भागवत, पृथ्वी तलांबर, सकादित्य, ये आदि उपाधि इन्होंने धारण की कुमारगुप्त ने। अब कुमारगुप्त के अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है कुमारगुप्त के अभिलेखों से दोस्तों? बिलसद अभिलेख। कौन सा? बिलसद अभिलेख, मन कुंवर अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, और आपके जो अभिलेख मिलते हैं मंदसौर अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, बिलसद अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख। कौन सा? करमदंडा अभिलेख, उदयगिरी गुहालेख, तुमेन अभिलेख, सांची अभिलेख, मथुरा अभिलेख। और 3 जो अभिलेख मिलते हैं वो ताम्रपत्र जो मिलते हैं, धनदेह और दामोदरपुर और वैग्राम। धनदेह, दामोदरपुर और वैग्राम, इनसे हमें कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है दोस्तों। ये समुद्रगुप्त। और इसी प्रकार से 3 चीज याद रखनी है, किसी भी शासक से संबंधित उसकी उपाधि, उसकी उपाधि, उसके अभिलेख और उसके सिक्के। उसकी उपाधि, उसके अभिलेख और उसके सिक्के, ये आपने बस दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने हैं। कौन कौन से सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए? खड़ग प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए थे, हाथी प्रकार के सिक्के उन्होंने चलाए थे, प्रत्येक प्रकार के सिक्के उन्होंने चलाए थे, खड़ग नियंता प्रकार के सिक्के उन्होंने चलाए थे, और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। अब स्कंदगुप्त जो शासक हुआ है, मुख्य शासक जो था स्कंदगुप्त, उसके बारे में देखो भाई। स्कंदगुप्त जो था, इसकी उपाधि क्या क्या थी? क्रमादित्य। क्या थी? क्रमादित्य। इससे पहले की थी सक्रादित्य, इसकी थी क्रमादित्य, और इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य की। ठीक है। सक्रोकम,
राम के समान धर्मपरायण, राम के समान धर्मपरायण कौन था भाई? स्कंदगुप्त। और इसके जो अभिलेख मिले हैं वो कहां कहां से मिले हैं? जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख, इंद्री ताम्रपत्र, बिहार स्तंभ लेख, सूपिया अभिलेख और गढ़वा शिलालेख, ये इसकी हमें जानकारी दोस्तों यहाँ से मिलती है। तो मुख्यतः यही शासक इंपोर्टेंट हुए हैं गुप्त वंश में। इसके बाद हम जो आगे की देखते हैं वो परवर्ती शासक होते हैं। कौन? परवर्ती शासक, उनके हम जानेंगे। लेकिन परवर्ती आपके लिए कोई विशेष तौर पे आपने नहीं याद रखना है, आपके सिलेबस में यही शासक दोस्तों दिए गए। अब थोड़ा सा प्रशासन, इसकी वैज्ञानिकता और इसकी जो यहाँ पे सामाजिक आधार कैसा था, इसकी आर्थिकी कैसी थी, इसकी में यहाँ पे विज्ञान के अंदर क्या योगदान गुप्त साम्राज्य का था, वो दोस्तों देखते हैं। ठीक है भाई, अब वो देखते साम्राज्य का विभाजन कैसे हुआ था गुप्त साम्राज्य का। देखो आज जैसा हम जानते हैं केंद्र सरकार होती है, मतलब एक सरकार का विभाजन अगर हम करें, केंद्र सरकार होती है, फिर हम देखते हैं प्रांतीय सरकार होती है, राज्य सरकार। जैसे अपने 29 राज्य है तो सभी राज्यों में अपनी अलग अलग सरकारें। राज्य सरकार के बाद हम मंडल देखते हैं, मंडल के बाद हम तहसील स्तर पे देखते हैं, तहसील स्तर के बाद हम ब्लॉक स्तर पे देखते हैं, और ब्लॉक स्तर के बाद हम ग्राम स्तर पे देखते हैं। तो गुप्त काल में भी क्या अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी? केंद्रीय स्तर का। प्रांत भी था, प्रांत को क्या बोलते थे? अवनी, भुक्ति, देश क्या बोलते थे? प्रांतों को बोलते थे। तहसील को क्या बोलते थे? वीथी, तहसील को बोलते थे वीथी। जिले को क्या बोलते थे? जिले को बोलते थे विषय। क्या बोलते थे दोस्तों? जिले को विषय, जिले को बोलते थे। और सबसे नीचे की जो इकाई थी वो थी दोस्तों ग्राम। क्या थी? ग्राम। इनके बारे में विशेष तौर पे जानेंगे। अब कुछ अधिकारी होते थे भाई, जैसे कि सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख कौन होता था? प्रतिहार, प्रतिहार ये सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख होता था। महाप्रतिहार राजमहलों के रक्षकों का प्रमुख ये होता था। खाद्यटापार्किक, खाद्यटापार्किक राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष जो होता था खाद्यटापार्किक होता था। ठीक है। दंडनायक, दंड नायक इसको न्यायाधीश को बोला जाता था। महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी। और कुमार माते ये आजकल के आईएएस जैसा होता था। आजकल के आईएएस जैसा कौन होता था भाई? कुमार माते अपना होता था। ये कुछ इंपोर्टेंट अपने अधिकारी दोस्तों गुप्त साम्राज्य के अंदर हुए हैं। तो आपने विशेष तौर पे इन्हीं पे ध्यान रखना है, इन्हीं चीज पे फोकस करना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जब आप आंसर राइटिंग करोगे या आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी होगा तो दोनों के लिए ये आपके सफिशिएंट होंगे। पूरे टॉपिक को मैं लगभग आधे घंटे की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आगे वाली वीडियो भी मतलब हम कल जल्दी लेने वाले हैं, और जो टॉपिक होगा हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। आप वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो आपके सेम सिलेबस के दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, जय हिंद।